दोस्तों आज मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं दो ऐसी पर्सनालिटीज़ को जो एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम को नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। जिनमें पहले हैं हमारे साथ कल्याण सिंह रावत सर, जो कि पद्मश्री अवॉर्डी, मैती आंदोलन के फाउंडर और उत्तराखंड की अधिकांश स्टेट लेवल की जो एग्जामिनेशन होती हैं उनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। और वहीं हमारे साथ दूसरे हैं डॉक्टर किशोर चौहान सर, जो कि एनएफएस प्रोग्राम के फाउंडर हैं। तो दोनों से ही हमें आज काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से और उनके उस कार्य से जो वो पिछले कई सालों से कर रहे हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक जागरूक नागरिक है या आप दुनिया के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, और इस वीडियो को भी तभी देखना जब आपके पास सही समय हो, इनफ टाइम हो इसे देखने के लिए। और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो से आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में हेल्प भी मिल सकती है। और एज ए स्टूडेंट और एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों आज की हमारे चर्चा का विषय है वो है पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण में विद्यार्थियों की भूमिका, जिनमें हमारे साथ जुड़ चुके हैं कल्याण सिंह रावत सर, पद्मश्री अवॉर्डी और मैती आंदोलन के फाउंडर। और वहीं हमारे साथ हैं डॉक्टर किशोर चौहान, जो कि एनएफएस प्रोग्राम के फाउंडर है। सबसे पहले मैं कल्याण सिंह रावत सर से जानना चाहूँगा कि वो इस विषय में क्या अपनी राय देना चाहते हैं। पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद अदा करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, विशेषकर अपने डॉक्टर किशोर चौहान जी को और रोहित रावत जी को, कि आप लोग एक नए मुद्दे को लेकर के काम कर रहे हैं और वृक्षारोपण और पर्यावरण के प्रति जो चेतना आप लोगों ने जगाई है उसको आगे बढ़ाने में आपकी बड़ी अहम भूमिका रही है। विशेषकर आजकल जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं उसमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, जन जागरूकता का कार्यक्रम है, और विशेषकर जिस तरह से इस समय जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारी विसंगतियां दिखाई दे रही हैं, इनके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना एक अनिवार्य काम हो चुका है। क्योंकि आजकल उत्तराखंड के विभिन्न भागों में जिस तरह से वर्षा का आलम चल रहा है, बहुत जुलाई के महीने में इतनी ज़्यादा बारिश उत्तराखंड में शायद ही कभी हुई होगी। और दूसरी तरफ अगर हम पूरे ग्लोबल की बात करें तो कहीं सूखा पड़ा है, कहीं तापक्रम इतना बढ़ गया है कि लोग तिल मिला रहे हैं। ये सब कुछ घटनाएं प्रकृति के विपरीत चल रही हैं। ये सब संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में पृथ्वी पर रहना, जीवन जीना दुष्कर हो जाएगा। और अगर हम चेते नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ियां अपने मूलभूत जो हमारे जीवन के आधार हैं उनके लिए तरस जाएंगे। इसी उद्देश्य को लेकर के हमें सबसे पहले तो प्राकृतिक जो कवर है, जो पृथ्वी का जो आवरण है, जो हरित का आवरण है, उसे बढ़ाना है और उसके प्रति हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो इसके लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जगह जगह गाँव में लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि अपने गाँव के बंजर जमीन पर पेड़ लगाएं। हमारे उत्तराखंड में इस समय हरेला कार्यक्रम चल रहा है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। हर विभाग जो है अपनी अपनी तरफ से वृक्षारोपण कर रहे हैं। और हमारी तरफ से भी, हम मैती की तरफ से भी, हमने इस बार 50 गाँवों को वन बनाने के लिए लिया है और उन 50 गाँवों में हम वृक्षारोपण करके और एक छोटे छोटे वन बनाने की एक योजना है। विशेषकर इस समय हमारा पूरा भारत एक अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 वर्ष हमारे स्वाधीन हुए हैं। और इधर अगर उत्तराखंड की तरफ हम थोड़ा नज़र दौड़ाएं तो हमारे उत्तराखंड में सबसे पहली जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वो गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में हुई थी, और दूसरा कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में। दोनों यूनिवर्सिटी एक साथ खुली गई थी। इससे पहले हमारे उत्तराखंड में कोई इस प्रकार का विश्वविद्यालय नहीं था। आगरा विश्वविद्यालय के अंतर्गत हम चलते थे। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस समय जहाँ हम अमृत का उत्सव मना रहे हैं अपने देश का, वहीं हम इन दो विश्वविद्यालयों के 50 वर्ष पूरे होने पर गोल्डन जुबली भी मना रहे हैं। और एक और बात हमारे दर्शकों को मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड में जो वन का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसको चिपको के नाम से जाना जाता है, ये चिपको आंदोलन के भी 50 साल पूरे हुए हैं। तो इस प्रकार से चिपको और गढ़वाल और कुमाऊं विश्वविद्यालय की गोल्डन जुबली और भारत की 75 वर्ष पूरे होने पर हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे शुभ अवसर को यादगार बनाने के लिए हमने गढ़वाल और कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से 50 गाँवों में 50-50 पेड़ लगाने का निर्णय लिया है। और हर गांव में हम 50 पेड़ लगा रहे हैं यादगार में, ताकि ये वन हमारे इस उच्च शिक्षण इस विश्वविद्यालयों की याद दिलाता रहे। और ये 50 पेड़ जो लगा रहे हैं, ये गांव वालों के सहयोग से हम लगा रहे हैं। इनमें ज़्यादातर चारा पत्ती के पेड़ हैं, कुछ फलदार पेड़ हैं,
और विशेषकर हम उन पेड़ों को तरजीह दे रहे हैं जो पेड़ हमें पानी देते हैं। और इनमें विशेषकर चौड़ी पत्ती वाले जो प्रजातियां हैं, बांज है, इलांज है, और इस तरह के जो मेडिसिनल कुछ प्लांट्स भी हैं, और जिसमें हेड़ा बहेड़ा इस तरह के पेड़ भी हैं। तो इन पेड़ों को हम गांव वालों को दे करके लगा रहे हैं। और इन पेड़ों की सबसे बड़ी बात है कि इनकी सुरक्षा करने का जो दायित्व है वो गांव के हर परिवार को दिया जा रहा है कि हर परिवार एक पेड़ लगाएगा और उस पेड़ की स्वयं रक्षा करेंगे। तो इस तरह से ये एक कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है, और इसके साथ साथ गांव में जा करके लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी है। प्रकृति में जिस तरह से प्लास्टिक का बहुत बड़ा कूड़ा का भंडार बन चुका है, ऐसे भंडार को बनाने के लिए हमारी जो गलतियां अब तक हम करे हैं उस गलतियों में सुधार करना है, प्लास्टिक से दूरी बनानी है। और यही प्लास्टिक पूरे जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक बन चुका है। अभी हमारे कई लोग जो हॉस्पिटल में बीमार होकर आ रहे हैं, तो कई ऐसे केसेस आए हैं जिन लोगों के धमनियों में माइक्रो प्लास्टिक मिला है। यानी प्लास्टिक अब पानी में नहीं, हवा में भी उड़ करके माइक्रो प्लास्टिक के रूप में इसके छोटे छोटे कण जिस प्रकार से हमारे श्वास नली से होते हमारे खून में पहुंच रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और दूसरी तरफ जो प्लास्टिक का जो पूरा संसार फैलता जा रहा है, पूरा समुद्र जो है कई मैट्रिक टन प्लास्टिक के कूड़े से भरा पड़ा है। आज वहाँ जीव जंतुओं को सांस लेने के लिए मुश्किल पड़ती है। इसलिए ये जरूरी है कि हम इस दिशा में लोगों को अवेयर करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए हमें उनके लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुधार करके संवर्धन करके उनको सौंपना है। ये जिम्मेदारी हमारी है। हम जिससे कम से कम हम अपने प्राकृतिक परिवेश में रह करके अपने प्राकृतिक संसाधनों से छेड़छाड़ न करें। कहीं आपदा आ रही है, कहीं पहाड़ खिसक रहे हैं, हिमालय ढल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियों का पानी घटने लगा है, भूगर्भीय पानी जो है कई मीटर नीचे पहुंच चुका है, कई शहर पानी से अभी से तड़पने लगे हैं। तो ये सब जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, ये बहुत गंभीर समस्याएं हैं। और आप केवल वैज्ञानिक ही नहीं, अब स्वयं लोग कहने लगे हैं कि जलवायु परिवर्तन होने वाला है और जलवायु परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अब जो समस्या है वो गले गले तक पहुंच चुकी है और अब हमें जागरूक हो जाना चाहिए। इसलिए हम नई पीढ़ी को हम जागृत करें, अपने बच्चों को जागृत करें, विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कराएं, उनको उनके पाठ्यक्रम में ये पेड़ पौधों का, उनके महत्व का उनको अधिक से अधिक ज्ञान दें। किस तरह से पर्यावरण को बचाया जा सकता है, किस तरह से पर्यावरण के प्रदूषण से बचा जा सकता है, ये सब इनका ज्ञान सबसे पहले अब बच्चों को देना जरूरी हो गया है। हमारे पाठ्यक्रम में पर्यावरण को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अब जरूरत है कि अब बच्चों को पहली कक्षा से पर्यावरण के पाठ पढ़ाए जाने चाहिए। उनके चारों तरफ जो संसाधन है, उनके चारों तरफ जो प्राकृतिक संसाधनों का आवरण है, उसके बारे में बच्चों को बताया जाए कि यही संसाधन हमारे जीवन के आधार है। अगर हमने इनको बचाया नहीं तो आने वाले समय में हम बहुत कुछ खो चुकेंगे और आने वाली समस्याएं हमारे जीवन पर कुठाराघात करेंगी। इसलिए हम लोग एक कदम बढ़ा रहे हैं, एक अभियान के रूप में स्कूलों में जाकर के बच्चों को अवेयर करें, उनको प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बताएं, पर्यावरण किस तरह से प्रदूषित हो रहा है उसके बारे में बताएं। हम प्रकृति से छेड़छाड़ किन रूपों में नहीं कर सकते हैं, किस तरह से हम प्रकृति से अपने जो अनावश्यक जो हरकतें हैं न करें, इसके बारे में बच्चों को अवेयर किया जाना चाहिए। और ये हम लोग गतिमान ढंग से कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि आने वाली पीढ़ी जागरूक बनेगी और अपने प्राकृतिक संसाधनों के लिए ये एक नया कदम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी इस राय के लिए। अब मैं चाहता हूँ चौहान सर से कि वो भी इसके बारे में कुछ कहें। मैं इस कार्यक्रम में श्रद्धेय श्री कल्याण सिंह रावत जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और कोटि कोटि नमन करता हूं। सर ने बहुत विस्तार से अभी जलवायु परिवर्तन की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, घटते हुए वनों पर जो अपनी चिंता जाहिर की है, और सर ने अभी ये बताया कि हम 75 वर्ष अमृत महोत्सव हमारा देश मनाने जा रहा है। इस अवसर पर श्री रावत जी ने उत्तराखंड में 50 गांव को गोद लिया है और उस पर 50-50 वृक्ष लगाए जा रहे हैं। सर, आप हमेशा अपने अनूठे कार्यक्रमों से, अपनी अनूठी पहल से राष्ट्र, समाज और विश्व के कल्याण के लिए आप निरंतर आजीवन सक्रिय रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ हमने 75 वर्ष आज़ादी में देश ने बहुत
विकास और तरक्की की है अनेक क्षेत्र में, तो हमें गर्व है कि इन 75 वर्षों में गौरा देवी, श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी, चंडी प्रसाद भट्ट जैसे महान विभूतियाँ हमारे देश को प्राप्त हुई हैं, और वहीं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री कल्याण सिंह रावत जी जैसी विभूतियाँ हमारे देश में हैं, और जो हमारे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए दिन रात चिंतन कर रहे हैं और समाज को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। सर रावत जी, आपने जिस तरह से मैती आंदोलन को एक जन अभियान बना दिया, आपने इसको जिस तरह से जन जन तक पहुंचाया, आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोग मैती आंदोलन अभियान से जुड़ते जा रहे हैं, और इसको जीवन शैली का और संस्कृति का एक अभिन्न अंग यह बनता जा रहा है। सर, ये आपकी अनूठी पहल, आपका अनूठा प्रयास और आपका अथक परिश्रम, जो आपने आजीवन एक कर्मयोग की भांति निरंतर आपने राष्ट्र को और समाज को समर्पित किया। सर, आपके ही पद चिन्हों पर चलते हुए और आपका अनुसरण करते हुए हम लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से आपने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण है, जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। इन समस्त समस्याओं से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर तमाम बड़ी आपदाएं घटित हो रही हैं। इन सब समस्याओं से निपटने के लिए प्रकृति प्रेम, प्रकृति संरक्षण एकमात्र माध्यम है, जिस ओर आज सरकार पहल तो कर रही है। सरकार की नीतियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सर उन सब नीतियों को धरातल पर लागू करने का जो काम है वो समाज का है, समाज में जो लोग हैं, राष्ट्र का है, राज्यों का है। इसलिए आपका जो ये जन अभियान है, जो आपने जन आंदोलन शुरू किया है, मैती आंदोलन, ये न केवल एक अभियान है, अपितु ये जीवन जीने का एक माध्यम है। और सर, यही मैती आंदोलन से प्रेरणा लेकर के हमारे मस्तिष्क में भी एक विचार आया कि सर, जिस तरह से आपने बेटियों को, महिलाओं को, एक दूल्हा और दुल्हन जब शादी होती है वो पौधा लगाते हैं, उसी तरह से सर ये पहल करने की आवश्यकता है कि भारत का प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, अपने विद्यार्थी जीवन में अवश्य ही वो 4 से 5 पौधे रोपे और उनका संरक्षण करें। सर, आपने अनेक मंचों पर इस बात को भी उठाया है, और आपने मैती आंदोलन को देश के अनेक राज्यों तक पहुंचाया है, मुख्यमंत्रियों तक आपने भेजा है, और अनेक राज्यों में, मैं जैसा आपके बारे में पढ़ रहा था कि अनेक राज्यों में इसे अनिवार्य रूप से लागू भी कर दिया गया है। तो सर, आज की जो हमारी ये परिचर्चा है, इसमें आपने जो अपने विचार, अपने सुझाव लोगों तक रखे हैं, आज श्री कल्याण सिंह रावत जी किसी परिचय के मोहताज नहीं। सर, आपको देश ही नहीं, विदेशों में लोग आपके कार्यों से जानते हैं। सर, आज महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि सरकार तो नीतियां बनाती है, सरकार तो योजनाएं बनाती है, पर उसको धरातल पर लागू करना एक दूसरा विषय है। सर, जब हम इसको धरातल पर सही तरीके से लागू करने के लिए अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो उसमें आम जन सहभागिता आवश्यक है। तो सर, हमारा ये प्रयास है कि भारत का प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज का हो, मेडिकल कॉलेज का हो, या वो सामान्य विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाला छात्र छात्रा हो, उन सब के लिए सरकार को वृक्षारोपण और संरक्षण कार्यक्रम को अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम में लागू किया जाना चाहिए। जैसा कि विगत वर्षों से आपने भी माननीय प्रधानमंत्री जी को आपने बहुत बार लिखा है कि पर्यावरण संरक्षण को पाठ्यक्रम में लागू किया जाए, और सर ये हो भी रहा है, काफी स्तर तक ये हो भी रहा है। पिछले 2009 से 12-13 वर्षों से हम एनसीईआरटी को बराबर लिख रहे हैं, भारत सरकार को लिख रहे हैं कि वृक्षारोपण और संरक्षण को पाठ्यक्रम में लागू किया जाना चाहिए। भारत के प्रत्येक छात्र छात्रा को अपने विद्यार्थी जीवन में कम से कम 5 पौधा रोपना चाहिए, और उस रोपित पौधे का कम से कम 5 वर्षों तक संरक्षण करना चाहिए। क्योंकि सर, जैसा आप देखते हैं, हर वर्ष जुलाई अगस्त माह में स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के द्वारा वृक्षारोपण तो किया जाता है, उसके पीछे उनकी भावना निश्चित रूप से सकारात्मक है। लेकिन सर, ये रोपित पौधे वृक्षारोपण किए जाने के बाद संरक्षण के अभाव में बच नहीं पाते हैं। तो सर, जिस तरह से आपने मैती आंदोलन में एक भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़ा है, बेटी की याद में जो पौधा लगाया जाता है, उसकी माँ अपनी बेटी की याद में उस पौधे को बचाती है, एक इमोशनल टच है उसमें, जिसलिए वो रोपा गया पौधा एक दिन वृक्ष बन जाता है। इसी तरह से सर, आप देख रहे हैं रावत सर, जो पूरे देश में जुलाई अगस्त माह में ये कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारे उत्तराखंड में तो अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, और उत्तराखंड का जनमानस पर्यावरण संरक्षण के प्रति निश्चित रूप से सजग है। लेकिन जुलाई अगस्त माह में छात्र छात्राओं के द्वारा जो वृक्षारोपण किया जाता है, ये देखा जाता है कि धरातल में ये लगभग 10% भी नहीं बच पाता है। तो इसमें ठोस पहल करने की आवश्यकता है। आप हमारे पद्मश्री भूषण से सम्मानित हैं, आप भारत रत्न के योग्य सर, आपने काम किया है, और मैं समझता हूँ कि आपके द्वारा जो बात निकली है वो निश्चित रूप से सरकार उसको नीति में शामिल करेगी, और आने वाले समय में सर हम आश्वान्वित हैं, और हमें भरोसा है कि आप हम जैसे युवाओं का मार्गदर्शन करते रहेंगे, और विद्यार्थियों के लिए भी आपने जो अभी पहल की है कि
पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। तो निश्चित रूप से सर हम आपसे आशा करते हैं कि आप राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी और समस्त विश्वविद्यालयों को यह वृक्षारोपण और संरक्षण कार्यक्रम को मैती आंदोलन की भांति पाठ्यक्रम में शामिल करवाने के लिए निश्चित रूप से सर आप पहल करेंगे। हम कंधा से कंधा मिला करके आपके साथ शामिल हैं। और इस परिचर्चा में जुड़ने के लिए सर मैं आपका कोटि कोटि आभार करता हूँ और आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। रावत सर। डॉक्टर चौहान जी, आपने जो बात रखी, मैं 100% आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि जब तक हमारे पाठ्यक्रम में पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण बिंदु नहीं जोड़े जाएंगे तब तक हम अपनी पृथ्वी को बचाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। सबसे बड़ी किसी देश की शक्ति उसकी युवा पीढ़ी होती है। युवा के अंदर बड़ी शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा का उपयोग हम जीवन को बचाने के लिए जो आधारीय तत्व हैं उनके तरफ करना चाहते हैं। आपने कहा कि हर विश्वविद्यालय में हर छात्र अपने जीवन में कम से कम 5 पेड़ लगाएं। हम जानते हैं कि एक आदमी को एक दिन में कम से कम 500 से 600 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और इस हिसाब से अगर लगाया जाए तो पूरे जीवन भर एक आदमी को कम से कम उतनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है कि कम से कम उसे 20 पेड़ों के बराबर उसके ऑक्सीजन की भरपाई हो पाएगी। यानी उसको अपने जीवन के लिए कम से कम 20 और 22 पेड़ों को लगाने की जरूरत है, तब जाकर के इस पृथ्वी से उसको ऑक्सीजन मिल सकेगी। तो अगर हम 22 पेड़ न भी लगाएं, अगर हम 5 पेड़ों को बड़े इत्मीनान से, बड़े भावनाओं से जोड़ करके अगर लगा लेते हैं, उन्हें बचा देते हैं, तो हम समझते हैं कि हमने पृथ्वी का कर्ज चुका दिया, यानी पृथ्वी के प्रति हमने एक अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा दी है। लेकिन होता क्या है कि जब वृक्षारोपण होता है तो वृक्षारोपण में हम पेड़ तो लगा लेते हैं, और सब जगह ऐसे ही वृक्षारोपण होता है। कोई अभियान की तरफ सब लोग जाते हैं, एक एक पेड़ पकड़ करके, कहीं पर कोई कुदाल से ही लगा रहा है, कोई लकड़ी से ही छेद करके पेड़ लगा देता है, क्योंकि केवल पेड़ लगाने तक हम सीमित रह जाते हैं। हम यही नहीं देखते हैं कि कल आने वाले समय में हमारे लगाए गए पेड़ जिंदा रहने चाहिए। हमारा उद्देश्य पेड़ को जिंदा करना है, उसको फूलना फलना बड़ा होकर के कल हमें ऑक्सीजन दे सके, हमारे लिए फल फूल दे सके, हमारे लिए जीवन के जो अमृत तत्व हैं वो दे सके। इस दिशा की तरफ बहुत कम लोग चलते हैं। मैंने देखा है कि पेड़ लगते हैं, उसके बाद कोई भी अपने पेड़ को देखने के लिए तक नहीं जाता है। केवल अखबारों में अपनी फोटो जरूर खोजते हैं कि कहाँ हमने पेड़ लगाया है, कहीं अखबार में हमारी फोटो छपी या नहीं छपी है। तो ये सबसे बड़ी निराशाजनक बात है कि सबसे बड़ी बात है पेड़ लगाना नहीं, बल्कि पेड़ बचाना। हम अगर लगाएं भी नहीं, अगर हम पेड़ को बचाने की दिशा में ही आगे बढ़े तो वो भी एक बहुत बड़ा पुण्य काम है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हर साल 5 फुटबॉल के फील्ड के बराबर जो जंगल हर काटे जा रहे हैं। अब बताइए कितनी बड़ी जनसंख्या, हम 9 अरब होने वाले हैं, और इस 9 अरब जनसंख्या को पेड़ों की जरूरत है। उसी अनुपात में पेड़ ज्यादा होने चाहिए। जब ज्यादा पेड़ होंगे तो हमें ऑक्सीजन भी ज्यादा मिलेगी, हमारे लिए पानी भी मिलेगा, और वायुमंडल शुद्ध होगा। जो कार्बन की समस्या आ रही है वो कार्बन की समस्या कम होगी। पेड़ पौधे कार्बन को अवशोषित करेंगे तो हमारा वायुमंडल शुद्ध होगा। ये सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें हमारे नवयुवकों को बताया जाना चाहिए। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपने इस क्षेत्र में अध्यापन के साथ साथ आप लगातार पर्यावरण के संरक्षण में काम कर रहे हैं। नेशनल फॉरेस्ट सर्विस करके आपने एक कार्यक्रम चलाया है, जिसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। लड़कों को जोड़ करके उन्हें प्यार से पेड़ लगाना सिखा रहे हैं, उन पेड़ों को बचाना सिखा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है, ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है जो आप कर रहे हैं। और अगर हम कुछ लोगों को जागृत कर देते हैं तो वो लोग मल्टीप्लाई कई लोगों को और जागृत करेंगे, और ये आंदोलन आगे बढ़ता जाएगा और पृथ्वी के लिए एक सकारात्मक दिशा दे सकेगा। वाडिया इंस्टीट्यूट कहता है कि 200 से अधिक झीलें इस समय हिमालय में बन चुकी हैं, और हिमालय जो है सबसे संवेदनशील क्षेत्र है, सेस्मिक जोन 5 में आता है, जो सबसे संवेदनशील माना जाता है। और इसी संवेदनशील भूभाग में अगर ये अस्थायी जो झीलें बनी हैं हिमालय में, अगर ये भूकंप में कभी छलक जाएं तो तब कितनी बड़ी तबाही आ जाएगी, ये सोचने का विषय है। आज हमारे पूरे उत्तराखंड में धीरे धीरे जंगल केवल लगा तो रहे हैं हम, लेकिन जंगल कितने बच पा रहे हैं ये अभी हम देख नहीं पाए हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट करता है कि इतने सालों में, जितने साल में हमारा राज्य बना है, आज हम 23 साल के हो गए हैं, जितने वन लगाए गए हैं उस हिसाब से हमारे वन बढ़े नहीं हैं, बल्कि वनों का अनुपात घटा है, केवल चीड़ के जंगल बढ़े हैं। तो फिर हमारे लगाए गए पेड़ कहाँ हैं, ये हमें खोजना चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए कि इस दिशा में हम कहीं पृथ्वी से छल तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। आज जल प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हमारे उत्तराखंड में भी 3000 से अधिक गांव इसमें पानी से तरस रहे हैं, उनके पास पानी नहीं रह गया है।
आजकल तो बरसात लगी है, सब लोग पानी से परेशान हैं, लेकिन जैसी बरसात जाएगी उसके बाद सारे लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। गाँव जंगलों में पानी के स्रोत सूख चुके हैं, जमीन के अंदर पानी नहीं जा पा रहा है, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि पूरे पृथ्वी पर हमने लैंडर के बड़े बड़े मकान बना करके, सड़कें बना करके पृथ्वी के अंदर पानी जाने के रास्तों को बंद कर दिया है। तो फिर पृथ्वी के अंदर जो भूमिगत पानी है वो आएगा कहाँ से? आज सचेत होने की जरूरत है। ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से बढ़ रहा है वो सबके लिए चिंता का विषय है। अभी एक रिपोर्ट आई है कि अंटार्कटिका से एक ग्रीनलैंड के बराबर जो है ग्लेशियर वो पूरा पिघल करके लापता हो चुका है। अब बताइए कि अगर इस तरह से ध्रुवीय और हिमालय के बर्फ पिघल करके सारा नीचे समुद्रों में पहुंच जाएगा, तो समुद्रों का तल बढ़ेगा, तो उसके कितनी बड़ी समस्या हमारे सामने आ जाएगी। अल नीनो, आ नीनो जैसी जो बड़ी बड़ी समस्याएं आज हमें भीषण बारिश और तबाही से निमंत्रण दे रही हैं, ये सब तब और ज्यादा आएंगी और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। आज के इस डिबेट में हम हमारे डॉक्टर किशोर चौहान जी जुड़े और उन्होंने अपनी बात रखी, और उनकी बात का मैं समर्थन करता हूं कि हर बच्चे को 5-5 पेड़ लगाने चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर पर इसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। हर कार्यों में सबसे पहला कार्य पर्यावरण का होना चाहिए। अगर कहीं हम नौकरी की बात करते हैं तो उस नौकरी में सबसे पहले प्राथमिकता उन बच्चों को दी जाए जिन्होंने पेड़ लगाए हैं और बचाए हैं, क्योंकि ये जीवन के आधार हैं, पृथ्वी को बचाने के आधार हैं, और उन बच्चों ने काम किया है। तो ये सब चीज हमको जोड़ करके पर्यावरण के लिए आयाम खड़े करने पड़ेंगे, ताकि बच्चे प्रेरित हों कि मुझे नौकरी मिलेगी मैं जब पेड़ लगाऊंगा, मुझे अच्छी शिक्षा मिलेगी जब मैं पेड़ लगाऊंगा। ऐसी महती पर हमने जोड़ा है कि जब पेड़ लगेगा तो आप शादी की यादगार में एक पेड़ लगाएंगे और ये जीवन भर आपके एक याद दिलाएगा। छोटे छोटे प्रयास बड़े प्रयासों में बदल जाते हैं और हम बड़ी समस्या का निदान कर सकते हैं। इसलिए इन छोटे छोटे प्रयासों को हमें नगण्य नहीं समझना चाहिए, बल्कि इनको महत्व देना चाहिए। एक पेड़ लगा करके क्या हो जाएगा? कोई कहेगा कि मैं एक पेड़ लगा करके क्या दुनिया बच जाएगी? उन्हें हम कहना चाहते हैं कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। एक एक पेड़ लग करके इस धरती की हरियाली लौट सकती है, जो समस्याएं आ रही हैं उनमें कमी आ सकती है, और आने वाली पीढ़ी के लिए हम बेहतर जीवन उपहार में दे सकते हैं, संसाधन उपहार में दे सकते हैं, ताकि वो कुछ और दिन अच्छे जीवन जी सके। तो मैं इसमें कार्यक्रम के जो संचालक हैं रोहित रावत जी, मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने अपने इस चैनल के माध्यम से हमारी बात लोगों तक पहुंचाई है, और इस डिबेट को करने में आपने एक महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाई है। और विशेषकर चौहान जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, अपने समय निकालकर एक इस बहुत ही चिंतनीय जो विषय है इसको उठा करके इस पर एक संदेश देने का प्रयास किया है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन लोगों से भी मेरी अपेक्षा है कि वे अब जागरूक हो जाएं। अब सबसे पहले उठते ही सुबह उठकर ही हमें एक बार जरूर सोचना होगा कि आज मैं पृथ्वी के लिए क्या करूंगा, मैं आज इस पृथ्वी के बचाने के लिए क्या कर सकता हूं। हमें जब ये मन में आएगा कि पहला काम मैंने पृथ्वी को बचाने के लिए करना है, तो शायद कहीं हम पृथ्वी को कुछ बर्बाद होने से थोड़ा बचा सकेंगे। ये हमारा एक प्रयास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको कोटि कोटि नमन, साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जो ये संदेश दिया है, जैसा कि आप 40 सालों से देते आ रहे हैं, ये भारत के नहीं विश्व के करोड़ों युवाओं तक ये संदेश जाएगा, और लोग आपके कार्यों का अनुसरण तो कर ही रहे हैं, और ज़्यादा बेहतर युवाओं तक ये पहुंचेगा। सर, आप युवाओं के रोल मॉडल हैं, और मैं आशा करता हूं आज थोड़ी खेदजनक और चिंताजनक विषय ये है कि हमारे देश में, हमारी मीडिया में उलूल जुलूल टॉपिक्स पर ढेर सारी डिबेट होती है, लेकिन सर जैसे आप जैसे जो नायक हैं, जो रियल नायक हैं, जो रियल हीरो है मानवता के, आप जैसे हीरो, आप जैसे नायक सर हमारे युवाओं के रोल मॉडल बनने चाहिए। आप रोल मॉडल हैं, लेकिन अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को, युवाओं को आप जैसे महामानवों का अनुसरण करने की आवश्यकता है। और मैं आशा करता हूँ कि ये चर्चा निकटतम भविष्य में फिर होगी, और एक नई चर्चा के साथ, नए विचार के साथ हम युवाओं के बीच में आएंगे। रोहित रावत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देश के तमाम विद्यार्थियों से अपेक्षा करता हूं, तमाम युवाओं से अपेक्षा करता हूं कि श्रद्धेय श्री कल्याण सिंह रावत जी ने जो अनमोल वचन, जो एक कठिन परिश्रम और तपस्या के बाद मिलते हैं, अपना जो ये अमूल्य समय निकाल करके देश के युवाओं के लिए जो अपने विचार रखें, हम सब सर आपके इन विचारों का अनुसरण करेंगे, और निश्चित रूप से
आपके सपनों का भारत बनाएंगे, आपके सपनों की दुनिया होगी जहां हरियाली होगी, खुशहाली होगी और जलवायु परिवर्तन कम होगा और प्राकृतिक आपदाएं भी कम हो सकेंगी। सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। रोहित रावत जी। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान सर आपको भी और कल्याण सर आपको भी कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया और इस जो हमारा चर्चा का विषय था उसके ऊपर अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो सर के पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से उन्होंने जो चीज़ें बताई आप सबके लिए कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेटिव रही होंगी। और शेयरेबल इसको ज़रूर बनाना यार, क्योंकि इसको शेयर करोगे तभी दुनिया को अवेयरनेस पता चलेगी, नहीं तो लोगों को सिर्फ क्रीपी और ट्रेंडी कंटेंट देखने में मजा आता है, लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे हम कई सालों से जूझ रहे हैं उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। तो अगर आपको सही तरीके से सही नॉलेज मिले तो ही आपका नॉलेज लेने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जागरूक बने और एजुकेटेड बने, इसलिए नहीं कि आपको अपने लिए या अपने लाइफ में कुछ करना है, बल्कि आपको समाज के लिए भी कुछ करना है। और हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है इन दोनों सर से। इसकी वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू।